हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। मासेस से रिलेटेड कंसेप्ट हम कर रहे थे, एवरेज एटॉमिक मास तक हमने कर लिया था। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट विद टू मोर टर्म्स related to mass, in which the first is gram atomic mass and the next is gram molecular mass. नेम से आपको सजेस्ट हो रहा होगा, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट का 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मास जब हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में, तो वो होगा ग्राम्स एटॉमिक मास। सो ग्राम्स एटॉमिक मास की हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, दैट इट इज द मास, और वेट लिख सकते हैं, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। मैंने किस में बताया, किस में एक्सप्रेस होना चाहिए, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ फिर, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास। ठीक है ना, सो बिल्कुल सेम है ये भी, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो या मॉलिक्यूल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसकी फॉर्मेशन से बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। सो इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। और ये भी फिर किस में एक्सप्रेस होगा, ग्राम्स में, तभी ये बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको एक नंबर याद होगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कोई कि अगर मैं ले रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब फिर मास कितना हुआ इसका, जब हम इसको ग्राम्स में दिखाएंगे तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। सो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल ले रहे हैं हम किसका, C12 वाले का। वैसे तो आइसोटॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी इसकी। अब 1 मोल ऑफ कार्बन में एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा एवोगैड्रो नंबर होता था। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर आपको याद होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स कार्बन के प्रेजेंट हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन का 12 ग्राम है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट मिला के कितना है, 12 ग्राम। और वो एटम्स किसके हैं, 1 मोल कार्बन इसके। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड हो सकता है, एक वाटर हो सकता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसका जब हम ये लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर का 18 ग्राम, 2 इसका, एक होता है क्योंकि हाइड्रोजन का, और 2 एटम्स हैं तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 18 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट अब समझ आ गए होंगे, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमें अब पता करना है क्या, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो, क्योंकि कंपाउंड में किससे मिलके बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट बाय वेट कितना प्रेजेंट है, वो अब हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज पता करनी है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या होती है, वेट ऑफ एलिमेंट, जो भी उसका वेट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है वो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, पूरे कंपाउंड का, मल्टीप्लाई में 100। दिस विल टेल यू कि एक कंपाउंड में पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट कितना परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एक हम जल्दी से एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, याद होगा 4th चैप्टर किया था 10th क्लास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 2 कार्बन है
और ओइक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, वीक एसिड भी है ये। अच्छा, अब इसका हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। 2 कार्बन है, एक का होता है 12 तो 2 का हो गया 24। हाइड्रोजन 4 है, 4 × 1 4, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 32, तो ये आ गया 36 एंड 24, दिस इज 60। तो 60 आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट CH3COOH का। अब अगर हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वेट ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में हम पता कर रहे हैं, इस कंपाउंड में कार्बन कितना प्रेजेंट है। 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो 24 ग्राम्स कार्बन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का कितना फाइंड आउट किया है, 60 मल्टीप्लाई में 100, ठीक, 0 से 0, 6 4 × 24, सो 40% क्या प्रेजेंट है इसमें, कार्बन। सिमिलरली आप पता कर सकते हो इसी में क्या, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मान लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता कर लेते हैं, तीनों ही पता कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। मॉलिक्यूलर वेट अगेन 60 मल्टीप्लाई 100, सो 2 3 जस्ट, और ये 16, दिस कम्स आउट टू बी 160/3। और इसको आप फर्दर सॉल्व करके ही लिखोगे अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। तो ये और भी आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली एक रह गया हमारे पास हाइड्रोजन, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें पता करना है तो हाइड्रोजन सिर्फ 3 और 1 4 एटम्स हैं और इसका 4 ग्राम्स ही प्रेजेंट है। अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट पूरा इंटू 100, दिस विल बिकम 40/6 विच कम्स आउट टू बी 20/3%, ठीक है। तो ये था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, वो हमें कैसे पता करनी है। तो ये मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। ये सारा नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे करते हैं। तो अब मास वाला कंसेप्ट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपको भी पता है, किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वही क्या होता है उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर केमिकल फॉर्मूला की हमें डेफिनेशन लिखनी हो, वी विल राइट symbolic representation of a compound is known as its chemical formula। तो किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वही क्या है, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले होंगे स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के, ठीक है। नेम मैं लिखता हूँ जल्दी से। पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द अदर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेसिक डिफरेंस यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने वाला है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो वो आपको कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। एम्पिरिकल फार्मूला इट गिव्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। किसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो किसकी, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। सो इट गिव्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख सकते हो, या तो फिर इट गिव्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद इन द मॉलिक्यूल। जो भी एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो देगा ये, एक्चुअल नहीं बता रहा है ये, ठीक है ना, कि एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पर क्या बताएगा, इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आया। तो ये बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये बताएगा एटम्स की स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब
एम्पिरिकल फार्मूला के केस में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का भी सेम हो सकता है. सो एम्पिरिकल फार्मूला, आई एम राइटिंग EF, this abbreviation stands for empirical formula. EF can be same for different compounds. तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. इसका एग्जांपल एक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सपोज ग्लूकोज C6H12O6 और अभी जो पहले लिया था वो ले लो इथेनोइक एसिड CH3COOH एंड एक ले लो इथेनॉल SCHO, एल्डिहाइड पढ़ा होगा CHO ग्रुप 10th क्लास में. तो SCHO इज इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल, बिकॉज एक ही कार्बन प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है इसमें. अब इस केस में अगर इन तीनों का मैं बोलूँ, इन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O. क्यों है? देख पा रहे हो, एक कार्बन, ठीक है. अब रेशियो लिखता हूँ. अच्छा, मैं ये सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इनफैक्ट चलो ऐसे लिखते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं CH&O, ठीक है. सिमिलरली CH&O. तीनों में हम क्या लिखेंगे? रेशियो फाइंड आउट करते हैं इन तीन एलिमेंट्स की. अच्छा, अब अगर आप देखो ऑक्सीजन कितना है, इसमें एक एटम है ऑक्सीजन का, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं. यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4, कार्बन के 2. यहाँ पे ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन के 12 और कार्बन के 6. स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे पता लगती है? अगर कुछ कॉमन आ रहा है उससे हम सबको डिवाइड करवाते हैं. इसमें कॉमन क्या है? 6 से सबको डिवाइड करवाओगे, रेशो क्या बनेगी? 1:2:1. यहाँ पे 2 से सबको डिवाइड करवाओगे, ये भी क्या बनेगा? 1:2:1. और ये तो है ही 1:2:1. तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो. एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये है, बट एम्पिरिकल फार्मूला अगर लिखने को कहा जाएगा तो आप ये लिखोगे बिकॉज एम्पिरिकल फार्मूला इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में फिर रिलेशन क्या है. अब अगर इसमें रिलेशन की बात की जाए तो अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर हो, इसमें एक्चुअल पता लग रहा है कि कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है? वही स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दे रहा है. तो जो इसमें कॉमन नंबर था ना, उसको बस होल में लगा दो. अगर आप इसको इसके होल में क्या रख दोगे? 6. तो ये फिर से जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6. इसी को ही अगर इथेनोइक एसिड बनाना है तो फिर होल में क्या लगेगा? इसमें कॉमन नंबर क्या था? 2 था. तो ये क्या बनेगा फिर? C2H4O2. वो किसका फॉर्मूला है? ये C2H4 एंड O2. समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में आपको रिलेशन तो पता लग गया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल पावर n, वेयर n इज अ रियल नंबर होगा वो हमारे पास, ठीक है, या फिर होल नंबर होगा, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होने वाला है वो हमारे पास. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके इक्वल आने वाला है. और दूसरा मेथड क्या है इसकी वैल्यू पता करने का? कि आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इसके इधर ही आने वाला है. तो अपॉन में आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास. यहाँ से भी हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है? n की वैल्यू आ सकती है. और एक स्पेशल आपने ये रिलेशन याद रखना है कि अगर हमें किसी का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है और वो मॉलिक्यूलर वेट किसका हम पता कर रहे हैं, सपोज वो एक ना गैसियस कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो गैसियस कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है और उसकी हमें ये दी हुई है वेपर डेंसिटी. तो मॉलिक्यूलर वेट पता करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 × वेपर डेंसिटी. मॉलिक्यूलर वेट किसका पता कर सकते हैं यहाँ से हम? गैसियस कंपाउंड्स का. ठीक है, ये एक छोटा सा रिलेशन याद रखना है.
मेन इसी पे दोबारा आते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में आपको रिलेशन भी पता लग गया। यहाँ से n जो होल नंबर है उसकी वैल्यू पता करने के लिए मॉलिक्यूलर मास पता करो, एम्पिरिकल फार्मूला मास पता करो। इस केस में भी आप कर सकते थे सेम काम, इसका मास पता कर सकते हो, इसका मास पता कर सकते हो, देख लो डिवाइड करके 6 ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो बस फिर यहाँ से n की वैल्यू आपको पता लग जाएगी और फिर आप यहाँ पे पुट करोगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बट पहले ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं न्यूमेरिकल। केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, उस वो क्या हमें बता रही है, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट। उसमें वो उसने बताया है एनालिसिस करके कि किसी एक कंपाउंड में कार्बन इतनी परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन हमारे पास इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतनी परसेंट एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमें उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब जो ये न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है ऐसे न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉपर टेबल फॉर्मेशन आपने करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम में वो लिखोगे, उसके बाद उनका सिंबल सेकंड में, उनके कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है कंपाउंड में, परसेंटेज बाय वेट वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वो हम पता करेंगे एंड आफ्टर दैट सिंपल होल नंबर रेशियो पता करेंगे एंड सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे करना है वो बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब एलिमेंट 3 प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और थर्ड है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। सिंबल लिख लेते हैं जल्दी से, CHCl। परसेंटेज बाय वेट, कार्बन कितना प्रेजेंट है 10.06%, हाइड्रोजन 0.84%, क्लोरीन 89.10%। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमेशा जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता करना है ना, उसकी परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तभी हमें पता लग जाएंगे, है ना। अगर तो परसेंटेज यहाँ पे उतनी होगी तो फिर हमें पता लग जाएगा। अगर सपोज ये 12% होता है ना, तो हमें पता लग जाता कि हाँ अपना 1 पूरा जो है एटम वो कार्बन का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमेशा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए यही करना है। 10.06 किससे डिवाइड करोगे, 12 से। 0.84 हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1। 89.10 को क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब ये मैं जल्दी से डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आपने तो खुद ही करनी है। वैसे आप कर सकते हो कि 10 तो जाएगा नहीं है ना, 0 आएगा, पॉइंट लगेगा तो 100 हो गया, 12 8 जा 96 और 46 तो 0.83 समथिंग आ गया ये, क्योंकि 12 3 जा 36 होगा, ये तो 0.84 ही आ गया। और ये कर लेते हैं ज़रा, वैसे 35.5 इंटू 2 71 तो हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे 18 और ये नहीं जाने वाला है तो पॉइंट लगेगा फिर, और अब हो गया 181, सो 2.5 तो है। आगे का हम और देख लेते हैं, 89.1 डिवाइडेड बाय 35.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.53, ठीक है। अब ये हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए। सिंपल होल नंबर रेशियो पता करने के लिए क्या करना होता है, सबसे छोटे वाला जो प्रेजेंट है उससे ये रिलेटिव होल नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो 0.83 अपॉन 0.83, 0.84 अपॉन 0.83, 2.53 अपॉन 0.83। समझ में आ गया क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा तीनों को उसी से डिवाइड करवाना है। सो दिस इज 1, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 एंड 2.4 के हिसाब से ये 0.8 इंटू 3 करोगे तो 2.4 बनेगा। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3। तो यहाँ से हमारे पास आती है सिंपल होल नंबर रेशो। तो 1 आया है कार्बन, 1 आया है हाइड्रोजन,
और 3 आया है फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन के हो गए 3 एटम्स। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी CH3 विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये समझ आया न्यूमेरिकल, नोट डाउन कर लो। तो अब स्टूडेंट्स ये वाला हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, उसने एम्पिरिकल फार्मूला इस बार ऑलरेडी हमें दे दिया है विच इज CH2O। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और जो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 180। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। अभी पिछले न्यूमेरिकल से पहले मैंने आपको बताया था रिलेशन इनके बीच में क्या था। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n, यही था। ठीक है, और n की वैल्यू कैसे पता लगती थी? n वाज इक्वल टू हमारे पास किसके, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर हमें पता होगा तो हम n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है 180। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हो। एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया हुआ है CH2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 2 1 जा 2, हाइड्रोजन का क्योंकि 1 होता है प्लस 16, दिस इज 40। ठीक है ना, सॉरी 18 एंड दिस इज 30। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया 30। पुट करो, n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल पावर n। एम्पिरिकल फार्मूला इज गिवन CH2O होल पावर n की जगह क्या हो जाएगा 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कम्स आउट टू बी C6H12O6। समझ में आ गया? सो दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। तो आज का स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और मेरे को लगता है आपको आज सब कुछ समझ आ गया है। ये वाले सारे कंसेप्ट्स भी आपको साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गए हैं सारे टॉपिक्स, और आप वीडियो को लाइक करने के बाद उस पर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी काम कंप्लीट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।